Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी, और कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी आप सबकी तैयारी, है ना। अच्छा, ये बताइए कि अब आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? CDP में, यानी कि हमारी जो शिक्षण अभिरुचि जो है, जो 30 नंबर की शिक्षण अभिरुचि पूछी जा रही है, अब इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, ज़रूर बताइएगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 7, है ना। इससे पहले हम 6 मॉडल पेपर तैयार कर चुके हैं और कुछ हमने चाणक्य सीरीज़ के माध्यम से भी बहुत अच्छे प्रश्न वहाँ पर भी किए हुए हैं, और उसके साथ साथ भी कुछ हमने रामायण क्लास के थ्रू बहुत अच्छी क्लास भी ले रखी है वहाँ डिटेल में, जहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर उनको भी देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। पहला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, तो प्रश्न नंबर 1 है, संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रमानुसार है, यानी कि सही कालक्रम कौन सा है इसमें संप्रेषण प्रक्रिया में? बताइए क्या होता है संप्रेषण प्रक्रिया में, पहला स्टेप क्या होगा? तो पहला संप्रेषक होना जरूरी है, तो संप्रेषक देख लो, फर्स्ट और सी में है, तो 2 ऑप्शन हमारी कट गए, है ना। तो इसके बाद संदेश होना चाहिए, आपका संदेश क्या है? जब संदेश होगा उसके बाद तभी तो माध्यम होगा, है ना। तो संदेश होना जरूरी है, तो संदेश, ठीक, उसके बाद माध्यम, फिर रिसीवर, फिर जाके उसका प्रभाव देखने को मिलेगा हमें। तो इसका देख लीजिएगा आप, सी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। पहले संप्रेषक होना चाहिए, फिर उसके बाद संदेश क्या है आपका, वो संदेश होना चाहिए, फिर उसके बाद माध्यम, किस माध्यम से आप संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर रिसीवर यानी कि जिसको मिल जाएगा संदेश जिसके लिए है, और उसके बाद उसका प्रभाव कि संदेश यानी कि क्या चीज़ है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे साथियों। अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर पहली बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल फ्री में है। और लाइक भी कर दें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। इससे क्या होता है, मुझे थोड़ा सा मनोबल मिल जाता है, और क्या है, और अच्छे वीडियो और भी अच्छे प्रश्न लाने का मन होता है। क्यों? तो क्योंकि मेरे साथ ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है, अच्छे कमेंट आते हैं। सच में कुछ कमेंट तो ऐसे आते हैं, बिल्कुल भावुक हो जाता हूँ मैं भी। तो मतलब अच्छा है ना। कोई अच्छा कर रहा है तो फिर थोड़ा तारीफ तो मिलती है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, और भी थोड़ा मनोबल बढ़ता है अच्छा काम करने की, और भी उत्तेजना होती है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? बताइए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? ए है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, बी है विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, सी है प्रतियोगी परीक्षाएं ऐच्छिक हो, और उपयुक्त सभी। तो साथियों सी ऑप्शन तो बिल्कुल भी गलत है। क्यों? क्योंकि प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाएं ऐच्छिक हो, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं के बारे में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में साथियों। तो इसलिए उपयुक्त सभी ये भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन हमारे ऐसे ही कट गए हैं। एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए साथियों पेपर में। तो ए और बी ऑप्शन है, तो बताइए इसमें से क्या सही लग रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल ए ऑप्शन अगर गए हैं तो बिल्कुल सही गए हैं आप। कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, ठीक है, 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, यानी कि अगर विद्यार्थी का मन है बोर्ड परीक्षा देने का तो वो दे सकता है, वरना ऐच्छिक है वो, ठीक है। तो ये सुझाव दिया गया है, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होगा, ठीक। तो ए ऑप्शन सही है साथियों प्रश्न नंबर 2 का। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। निदानात्मक परीक्षण को प्रयुक्त करते हैं, बताइए किसके लिए प्रयुक्त होता है निदानात्मक परीक्षण? बताइए। मानसिक मंदित हेतु, ठीक है, मानसिक मंदित बालक जो होते हैं, यानी कि
बी है प्रतिभाशाली छात्रों हेतु, सी है कमजोर छात्रों हेतु, डी है विशिष्ट बालकों हेतु। बताइए निदानात्मक परीक्षण को किसके लिए प्रयुक्त करेंगे? तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों सी, कमजोर छात्रों हेतु। कमजोर छात्रों हेतु निदानात्मक परीक्षण प्रयोग करेंगे साथियों। ठीक है, चलिए की ओर। व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी परीक्षण विधि नीचे दी गई है, तो हमें प्रक्षेपी परीक्षण विधि का चयन करना है व्यक्तित्व मापन की। ए ऑप्शन है साक्षात्कार, बी है शब्द साहचर्य परीक्षण, सी है व्यक्ति अध्ययन यानी कि केस स्टडी, डी है चेकलिस्ट। बताइए तो साथियों क्या होगा इसमें सही आंसर बताइए। तो हम जानते हैं साक्षात्कार विधि एक व्यक्तिनिष्ठ यानी कि आत्मनिष्ठ विधि है जो अप्रक्षेपण विधि में आती है ना। हम जैसे कि व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधियां, दो विधियां होती हैं सामान्यतः, तो अप्रक्षेपण विधि और प्रक्षेपण विधि। ठीक है, अब अप्रक्षेपण विधियों को भी हम दो या फिर तीन भागों में बांट सकते हैं। एक होता है जैसे आत्मनिष्ठ विधि, उसी को हम व्यक्तिनिष्ठ विधि भी बोलते हैं, और एक होती है वस्तुनिष्ठ विधि। ठीक है, और एक होती है फिर मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो ये तीन होती हैं। और प्रक्षेपण विधियों में जैसे रोडसा परीक्षण हो गया और CAT हो गया, TAT हो गया, और एक क्या होता है वाक्य पूर्ति रिक्त स्थान वाले। ठीक है, ये परीक्षण। तो बताइए इसमें फिर प्रक्षेपी कौन सी है? तो इसमें तो मुझे नज़र तो नहीं आ रहा। चलिए साक्षात्कार हमारा व्यक्तिनिष्ठ हो गया, और शब्द साहचर्य ये तो वस्तु नहीं, ये मनोविश्लेषणात्मक में आएगा शब्द साहचर्य तो, है ना। शब्द स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और इसी में मनोविश्लेषणात्मक भी आते हैं, मुक्त शब्द साहचर्य भी बोल देते हैं इसी को। तो ये तो आएगा मनोविश्लेषणात्मक में। और व्यक्ति अध्ययन यानी कि केस स्टडी, ये तो आत्मनिष्ठ विधि हुई। और चेकलिस्ट तो वस्तुनिष्ठ माना चाहिए, तो इसमें तो है ही नहीं प्रक्षेपी। शायद शब्द साहचर्य की ओर हमें ये आना चाहिए, क्या रिक्त नहीं, इसको हम बोल देते हैं क्या, वाक्य पूर्ति होना चाहिए, वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो ये सभी तो हमारे अप्रक्षेपी विधियां हैं। ठीक है, इनको देख लेना अब एक बार। जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो ये शब्द साहचर्य परीक्षण ये तो आता है यार, ये मनोविश्लेषणात्मक में आता है। ठीक है, और ये दो विधियां आत्मनिष्ठ विधियां हैं। ठीक, और चेकलिस्ट ये तो वस्तुनिष्ठ विधि है भाई। तो इसमें कोई भी ऑप्शन हमारे पास प्रक्षेपी परीक्षण की नहीं है। वाक्य पूर्ति होता तो ये ठीक था, प्रक्षेपी विधि में आती है वाक्य पूर्ति परीक्षण। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, ए ऑप्शन ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण हो। ठीक है, मतलब अनोखा टाइप में हो, मतलब बहुत अच्छा हो, है? और बी बहुत बुद्धिमान, सी परीक्षा में हर बार अच्छे अंक लाता हो, और डी ऑप्शन है पार्श्व यानी कि लेटरल चिंतन करने वाला। हम जानते हैं वास्तव में सृजनात्मक शिक्षार्थी वो है जो पार्श्व यानी कि लेटरल चिंतन करता है। ठीक है, जो अपसार्य चिंतन करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? बताइए। पूर्व अनुभव आवश्यक है, भाषा आवश्यक है, तर्क आवश्यक है, या समस्या आवश्यक है? बताइए। तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए पूछा जा रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना साथियों। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समस्या। अगर आपके पास समस्या है तभी तो ना चिंतन करोगे, है ना। चिंतन करने के लिए क्या होना चाहिए, एक आवश्यक क्या है, समस्या। जब समस्या होगी तभी तो चिंतन करेंगे, है ना, उसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7, एक परीक्षण प्रतिभाशाली व मंदबुद्धि बालकों, ठीक, मंदबुद्धि वालों को मैं अंतर नहीं कर पाता।
ठीक है, यानी कि प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता है। इसका तात्पर्य उसमें कमी है। किस चीज़ की कमी है बताइए? एक परीक्षण प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पा रहा है वो। अब उसमें किस चीज़ की कमी है? वैधता, ए ऑप्शन है वैधता, और बी ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, सी है विभेदकारिता, डी है व्यापकता। वैधता, जैसे कि हम एक पहले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ वैधता क्या होता है। वैधता क्या होता है? वैधता ये बताता है कि कोई परीक्षण किस सीमा तक उन उद्देश्यों का मूल्यांकन कर रही है ना, जिनके लिए उसे उसका निर्माण किया गया है। ठीक, तो ये होती है वैधता। तो इसकी तो बात नहीं हो रही है। और वस्तुनिष्ठता क्या होती है? कोई भी शिक्षक परीक्षण करे, रिजल्ट समान आना चाहिए, ये होगी वस्तुनिष्ठता। और विभेदकारिता क्या होती है? विभेदकारिता होती है प्रतिभाशाली, जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रतिभाशाली व मंदबुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता है ना, यानी कि अंतर होना चाहिए प्रत्येक बालक में। अगर प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि बालकों में परीक्षण अंतर कर पा रहा है तो वो है विभेदकारिता उसकी। ठीक है नहीं, तो इस चीज़ की कमी है विभेदकारिता की यहाँ। क्यों? क्योंकि वो अंतर ही नहीं कर पा रहा है, विभेद ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। व्यापकता तो आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। विकास के बारे में असत्य है। असत्य क्या है? विकास वर्तुलाकार प्रक्रिया है। बिल्कुल है, वर्तुलाकार प्रक्रिया होती है। ठीक है, एक समान एक दिशा में नहीं होती है। बी व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया, व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया। सी विशिष्ट से सामान्य की ओर। डी ऑप्शन है परस्पर संबंध की प्रक्रिया। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? जी हाँ, सी ऑप्शन असत्य है। बिल्कुल, विकास विशिष्ट से सामान्य नहीं होता बल्कि सामान्य से विशिष्ट होता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट होता है, इस चीज का ध्यान रखना, सामान्य से विशिष्ट। ठीक है, पहले सामान्य चीजों का विकास, ठीक, फिर तब जाके एक विशिष्ट। चलिए प्रश्न नंबर 9। फ्लैनल बोर्ड को सहायक सामग्री के रूप में जिस उपयोग में लिया जाता है वह है, यानी कि फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किस रूप में किया जाता है बताइए? ए ऑप्शन है चित्रों को प्रदर्शित करने में, बी फिल्म स्ट्रिप को प्रदर्शित करने में, सी घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रदर्शित करने में, डी है स्लाइड के प्रदर्शन में। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है बिल्कुल ए ऑप्शन राइट है। ए, चित्रों को प्रदर्शित करने में। फ्लैनल बोर्ड होता है जैसे थर्माकोल है ना, थर्माकोल है, और इसमें कुछ चित्र चिपका दिए जाते हैं। ठीक है, बच्चों को दिखाने के लिए कुछ यहाँ पर चित्र यहाँ प्रदर्शित किए जाते हैं, चिपका दिया जाता है। ठीक है, और अगर इन चित्रों का काम हो चुका है ना, तो इनको उखाड़ देते हैं फिर, और दूसरे कोई चित्र दिखाने हो तो उनकी जगह पर वहाँ पर हम फिर दूसरे चित्र चिपका देते हैं वहाँ पर। ठीक है, जिससे बच्चे आसानी से उन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। ठीक, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें साथियों। शेयर करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तो जो किस्मत, थोड़ा बहुत किस्मत भी है उन लोगों की जो लोग नहीं देख पाए फिर, है ना। तो जो लोग देख रहे हो हैं, तो शायद किस्मत से जो लोग आ जाएं देख लें, वो कोई दिक्कत नहीं। तो आप शेयर में कुछ नहीं कह रहा, ठीक है, क्योंकि शेयर में आप कहाँ जो शेयर करें ये दिमाग में आता है ना। तो लाइक ज़रूर करें, लाइक से पता चल जाता है मेरे को कि कितने विद्यार्थी, मतलब कितने अभ्यर्थी वीडियो कंटिन्यू देखते हैं हमारे, हैं, कितनों को पसंद आई, कितनों को डिसलाइक, कितने डिसलाइक आते हैं। कुछ महानुभाव तो डिसलाइक वाले भी आते ही हैं, 2 3 4 5 हैं। तो चलिए, सब होता है ज़िंदगी में, लाइफ है ना। चलिए तो 10वां प्रश्न, ऐसा वक्र जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति धीमी तथा बाद में मंद से तीव्र हो जाती है, बताइए। ऐसा वक्र, बहुत अच्छे से बताया है मैंने वक्र वाला, है ना, आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया है उसको। ठीक है, चलिए तो ऐसा वक्र जिसमें प्रारंभ है, चलिए ये वक्र हम बनाते हैं, देख लेते हैं। ऐसा वक्र जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति धीमी, चलिए प्रारंभ में यहाँ से सीखने की गति धीमी, और तथा बाद में मंद से, चलिए यहाँ से मंद है ना, तो मंद से अब तीव्र की ओर, तीव्र। ठीक है, बताइए ये क्या है? सकारात्मक उन्नति सूचक है, नकारात्मक उन्नति सूचक है, या सी मिश्रित वक्र है, या उन्नतोत्तर वक्र और नतोत्तर वक्र दोनों है, बताओ।
तो पहले सीखने की गति धीमी है ना, बाद में सीखने की गति तेज हुई, तो ये क्या होगी, सकारात्मक होगी या नकारात्मक, बताओ। दो ऑप्शन है आपके पास, ये होगी सकारात्मक उन्नति सूचक साथियों, ठीक है नहीं। अब जैसे आप अल्टी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसकी तैयारी के लिए आपने धीरे 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 करके शुरू किया, अब आप लोग बहुत तेजी की ओर गति कर रहे हो सीखने के लिए, है ना। तो यही है, सकारात्मक तो है। और अगर आप पहले तेज कर देते अब बाद में धीरे, है ना, ये नकारात्मक है फिर। सीखने की गति सबसे अच्छी क्या होती है, पहले धीरे धीरे करके ही बढ़ेंगे आगे, है ना। पहले आपने बहुत सीख लिया फिर बाद में नीचे को गिरते रहे, तो ये तो नकारात्मक हुआ। चलिए बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर। दल शिक्षण की कुल अवधि कितनी होती है, 36 मिनट, 45 मिनट और 1 घंटा और फिर 3 घंटा, बताइए। दल शिक्षण बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने, है ना। तो इसमें बताइए कुल कितने सत्र कितने होते हैं, 3 सत्र होते हैं। पहला क्या होता है, आम सभा सत्र, फिर क्या होता है, लघु सभा सत्र, फिर क्या होता है, प्रयोगशाला सत्र। तो आम सभा सत्र कितने होती है, 90 मिनट की, और दोनों ये क्या होते हैं, 45 मिनट के। तो कितने हो गए बताओ, कितने घंटे हो गए, 180 मिनट। 180 मिनट को 60 से डिवाइड कर दो, तो कितने घंटे आए, 3 घंटे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। मंद बुद्धि बालकों के लिए शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, ए परियोजना विधि, बी प्रयोगशाला विधि, सी भ्रमण विधि, डी खेल विधि। मंद बुद्धि बालकों के लिए सबसे बेहतर शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ जो विधि है वो है खेल विधि साथियों, ठीक है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है पूछ रहा है। चलिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य भी होता है ना, विशिष्ट उदाहरण से निष्कर्ष की ओर बोलते हैं ना, तो वही चीज है। अंश से पूर्ण की ओर, सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर भी होता है ना। बच्चे को पहले क्या बताएंगे हम, सरल ही चीज तो बताएंगे ताकि वो जटिल चीज को समझ पाए, फिर बाद में पहले से ही जटिल बता देंगे तो फिर कहाँ सरल में घुसेगा बेचारा। तो पहले सरल फिर जटिल, ये भी हुआ। अंश से पूर्ण ये नहीं होता, पूर्ण से अंश होता है। बताइए आपने किसी बच्चे को एक पुष्प यानी कि फूल के बारे में बताना है ना, तो आप पहले उसको फूल दिखाओगे, है ना, पहले उसको क्या करोगे, पूरा उसको फूल दिखाओगे आप, हैं, फिर जाके उसके पत्तों को बताओगे, हैं, और उसके अन्य भागों को बताओगे, उसके अंश बताओगे, हैं, उसके बीज को बताओगे, उसके पत्ते बताओगे, पूरे पहले फूल ही तो दिखाओगे उसको बच्चे को। तो सी ऑप्शन नहीं होता है। जैसे पेड़ ही दिखाना है आपने बच्चों को, पेड़ के बारे में बताना है जैसे, तो पहले मूर्त चीज पेड़ को बताओगे, है ना, पेड़ दिखाओगे बच्चे को, ये पेड़ है, फिर उसके बाद उसकी टहनियाँ, उसके फल के बारे में, उसके पत्ते के बारे में, ये चीज, ठीक। तो पूर्ण से अंश की ओर ये होता है, ना कि अंश से पूर्ण की ओर। प्रश्न नंबर 14, अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी छात्र निर्मित। छात्र निर्मित ही सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री होता है, ध्यान देना, अध्यापक निर्मित नहीं। तो जल्दी कराते हैं प्रश्न, वरना मैं तो पूरे अच्छे से डिटेल से कराने लगूं तो फिर एक घंटा इसी में लग जाएगा। चलिए, और आप लोग फिर पूरे वीडियो देखेंगे नहीं, फिर फायदा क्या होगा। चलिए, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। तो छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए, ठीक है। दीर्घ उत्तरी तो रट लेगा, वो रटा हुआ उतार देगा फिर वहाँ, तो वस्तुनिष्ठ। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सी तकनीकी अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने में उपयोगी है। ये प्रश्न पहले भी मैंने कराया है आप लोगों को, आप सही आंसर बताएंगे इसका, है। शायद उसमें मेरे से मिस्टेक से मैंने ऑप्शन गलत बता दिया था उसमें, है। तो डी ऑप्शन सही है साथियों इसका, वाक्य पूर्ति परीक्षण, अचेतन मन में छिपी भावनाओं को,
ठीक है। तो ये प्रक्षेपी परीक्षण में भी आता है ना, तो प्रक्षेपी परीक्षण होते ही यही है, अचेतन मन में छिपी भावनाओं को ही तो उजागर करते हो, है ना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान लचीला नहीं होता है? लचीला नहीं होता है ये बताना है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगात्मक अनुसंधान लचीला नहीं होता है, और ये सभी लचीले अनुसंधान के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। निम्नलिखित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर के बारे में पूछा जाएगा तो आप आंसर दोगे मूल्यांकन करना। बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? मूल्यांकन करना। ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर। सॉरी, ये प्रश्न नंबर 19 टाइप नहीं हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। बताइए, इंडिविजुअल डिफरेंस का ज्ञान अगर अध्यापक को है तो वो किस चीज़ में मदद करेगा? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, या बी छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, या फिर सी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की योजना बनाने में, या फिर डी कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाने में। बताइए। जी हाँ, सी शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। अब वो अलग अलग प्रकार, अलग अलग टाइप्स में बच्चे हैं, है ना। कोई है पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा बालक है, और कोई मंद बुद्धि वाला बालक है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई सृजनात्मक बालक है। अगर इसका ज्ञान अध्यापक को है तो उनके हिसाब से वो शिक्षण अधिगम की क्रियाओं की जो योजना जो है वो बना सकता है आराम से, है ना। उसको नॉलेज है ना, बच्चों किस हिसाब से बच्चे पढ़ेंगे, इन बच्चों के लिए किस टाइप से हम इनको आगे बढ़ाएंगे, कैसे इनको कक्षा में रुचि लाएं, तो ये सब जानकारी उनको हो जाती है टीचर को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित दृश्य सामग्री का उदाहरण नहीं है? हम जानते हैं मैजिक लालटेन प्रक्षेपित दृश्य सामग्री का उदाहरण है। ओपेक प्रोजेक्टर भी है, ओवरहेड प्रोजेक्टर भी है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। श्यामपट अप्रक्षेपित दृश्य सामग्री है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड, ठीक है, जहाँ पर ब्लैक बोर्ड है वहीं पर उसमें सामग्री होती है ना। चलिए प्रश्न नंबर 22, अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के जनक कौन है? जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्ट लेविन, ठीक है। चलिए, अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के जनक हैं कर्ट लेविन। प्रश्न नंबर 23, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है? बहुत अच्छा है ना। ये व्यक्तित्व की परिभाषा, बहुत अच्छी परिभाषा दी है इन्होंने, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वुडवर्थ महोदय। वुडवर्थ, बी। वॉ की बारंबारता हो रही है ना, रिपीट हो रहा है ना वॉ वर्ड, तो ऐसे भी ध्यान रखना, वॉ वुडवर्थ। चलिए प्रश्न नंबर 24, सृजनात्मकता होती है, जन्मजात होती है, अर्जित होती है, या बाल्यावस्था से आरंभ शैशवावस्था के बाद? ये डी और दोनों ऑप्शन तो बेकार है। चलिए बताइए, अब जन्मजात होती है, अर्जित होती है, बताइए। जी हाँ, सृजनात्मकता जन्मजात होती है। ध्यान रखना इसको। क्या होती है सृजनात्मकता? जन्मजात। अगर आदत पूछी जाती है हाँ, तो आदत अर्जित होती है। फिर आदत बनाई जाती है ना, जो चीज़ बनाई जाती है वो अर्जित हुई, जिसका निर्माण होता है। जन्मजात सृजनात्मकता क्या है? जन्मजात है, इसको ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 25, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं है। बताइए बताइए, अचीवमेंट टेस्ट का उपयोग नहीं है। ए है विद्यार्थियों के वर्गीकरण में, बी है परीक्षा परिणाम के आधार पर क्रम निर्धारण में, सी है शिक्षक की कठिनाई के निदान में, डी है निदानात्मक शिक्षण प्रदान करने में। बताओ, सीधे हमें ऑप्शन मिल गया है, बिल्कुल टिक कर दो, सी ऑप्शन। शिक्षक की कठिनाई, शिक्षक के लिए थोड़ी ना कोई परीक्षण बनाए जाते हैं विद्यालय स्तर पर, ठीक है ना। तो शिक्षक की कठिनाई के निदान में उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं है। विद्यार्थियों के वर्गीकरण में बिल्कुल है, परीक्षा परिणाम के आधार पर क्रम निर्धारण बिल्कुल, निदानात्मक शिक्षण प्रदान करने में ये भी सही है।
चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। अधिगम निर्योग्यता के संबंध में असत्य कथन पहचानिए। चलिए, ए ऑप्शन अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है, बी यह एक रोग है जो व्यक्ति में जीवन भर रहता है, सी अधिगम निर्योग्यता भारतीयों की बुद्धि लब्धि औसत विद्यार्थियों से भिन्न होती है। क्या है? अधिगम निर्योग्यता व्यक्तियों की होगा, भारतीयों की नहीं होगा, सॉरी। तो अधिगम निर्योग्यता व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि औसत विद्यार्थियों से भिन्न होती है, विद्यार्थियों की होगा। और भी अधिगम निर्योग्यता विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि औसत विद्यार्थियों से भिन्न होती है। डी है यह अन्य विसंगतियों के साथ भी हो सकता है। असत्य कथन पहचानना है, हमने ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? जी हाँ, बी यह एक रोग है जो व्यक्ति में जीवन भर रहता है। ये रोग थोड़ी ना ऐसा अधिगम निर्योग्यता जीवन भर रहता है, जो इसको सुधारा जा सकता है। हाँ, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27। जर्जों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं, क्या होते हैं? अन्योन्याश्रित होते हैं, या फिर स्वतंत्र होते हैं, या फिर अंतः संबंधित, या फिर एकीकृत? बताओ। जी हाँ, 27 अगर ऑप्शन आप गए हैं बी में, बिल्कुल सही गए हैं, स्वतंत्र। ठीक है, किसी एक साइकोलॉजिस्ट ने एकीकृत भी माना है। किसने माना है? अगर आप जानते हो तो ज़रूर कमेंट करना। 28 एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है, वह परीक्षक को दोष देता है। इस प्रकार की युक्ति कहलाती है, क्या कहलाएगी? बताइए। परीक्षा में असफल हो रहा है, कह रहा है कि परीक्षक शायद नकल करने देता तो मैं पास हो जाता। अब बताओ कौन सी युक्ति निकाल रहा है ये? बी ऑप्शन, प्रक्षेपण। ठीक है, अपना आरोप दूसरे पर लगाना, ये क्या कहलाता है? प्रक्षेपण। 29 निम्नलिखित में से व्यक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। व्यक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है, ये पूछ रहा है। ए चित्रांकन परीक्षण, बी चित्रपूर्ति परीक्षण, सी स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, डी भूल भुलैया परीक्षण। तो 29 का सही आंसर होगा सी स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। ठीक, ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। और सभी जो ऑप्शन है, चित्रांकन परीक्षण, चित्रपूर्ति परीक्षण और भूल भुलैया परीक्षण, ये सभी क्या हैं? शाब्दिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। तो उससे पहले अभी भी अगर सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया आपने, तो ये तो फिर अच्छी बात है नहीं, है ना? क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है साथियों, और आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और लाइक अगर कर देते हैं, एक अच्छा सा कमेंट अगर आ जाता है, तो और भी उससे मनोबल बढ़ जाता है हमारा, और अच्छा काम करने की एक प्रेरणा मिल जाती है। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आप लोगों के आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 30। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बताइए। प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, तो ये क्या होगा? मूर्त सोच, प्रतिक्रियावादी नहीं, ना ही सृजनात्मक सोच, बिल्कुल क्या होगा? मूर्त सोच। ठीक है, अपने आधार पर सोच रहे हैं ना कोई चीज के बारे में, तो एक मूर्त सोच है। ठीक है, अपने अनुभव के आधार पर सोचना। चलिए, तो आज के 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। कैसी लगी वीडियो जरूर बताना साथियों।